मैथ भाई आशीष के कक्षा 10वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त हो रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है 10वीं के बोर्ड परीक्षा 2024 जो मॉडल सेट 2 जो सोशल साइंस का है, जो हम लोगों ने तैयार किया है। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। और जब मॉडल सेट आएंगे तो इसी तरह बन के आएंगे, तो हम उससे पहले तैयारी करवा सकते हैं आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और ऐसे ही आपका तैयारी यहाँ से बिल्कुल सरल तरीके से और बिल्कुल अच्छे अंक के लिए तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसको आज मॉडल सेट को फोड़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं दोस्तों निरंकुशवाद होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे निरंकुशवाद का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें शासक पर कोई अंकुश नहीं होता और वह अपनी मनमानी करता है। यह एक तानाशाही शासक होता था। सबसे पहले देखिए दोस्तों, निरंकुशवाद का अर्थ हुआ शासन अवस्था में जिसमें शासक पर कोई अंकुश नहीं होता था। जैसे कोई राजा होता था ना, किसी का वैल्यू नहीं देता था, वह अपना तानाशाही करता है, मनमानी करता है, उससे होता है निरंकुशवाद। अपना मनमानी, जैसे कोई राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। निरंकुशवाद से यही समझते, जो निरंकुशवाद का अर्थ हुआ ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें शासन पर कोई अंकुश नहीं होता है और वह अपना मनमानी करता है। यह तानाशाही शासक होता था। अंकुश नहीं होता का मतलब होता है जैसे कोई राजा होता है, उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, वह हुआ अंकुश नहीं होता था। और दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, यह प्रश्न सभी ने देखा होगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए इसको आज देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस असहयोग आंदोलन के द्वारा अशोक आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चोरी चौरा कांड जो 5 फरवरी को हुआ था, ये तो सबको ही पता होगा। हिंसक घटना घटित हुई। हिंसक मतलब बहुत बड़ा घटना घटित हुआ। बहुत सारे आदमी मारे गए, बहुत वहाँ जो गोली चलवा दिए गए, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने पर आग लगा दी, जिसके लोगों के बीच आक्रोश बढ़ गया और लोगों ने भीड़ जो थे वो जाके पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है, 22 पुलिस वाले जो है जलकर मर गए। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सबसे पहले देखिए, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उस गोरखपुर, इसके बाद जो गोरखपुर में चोरा चोरी कांड जो चोरा चोरी जगह में सिंघम बहुत बड़ा घटना हुआ, जिसके तहत भीड़ के ने पुलिस मतलब लोगों ने दिया आक्रोश में के पुलिस थाने में आग लगा दिया, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इसीलिए महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखिए यहाँ दोस्तों, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का आदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सत्ता में सभी की भागीदारी हो जाती है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे सत्ता का बंटवारा मतलब एक, जैसे कोई 2 राजा होता है तो उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं अपने अपने सत्ता, ताकि अपने अपने सत्ता चलाए। देखिए बंटवारा होने जैसे टकराव, जैसे लड़ाई झगड़ा का कम हो जाता है, आदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सत्ता के सभी की भागीदारी होता है, दोनों राजा की। चूँकि सामाजिक टकराव आगे चलकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक व्यवस्था का बहुत बड़ा अच्छा होता है। तो यह भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? इसके कितने घटक होते हैं? देखिए यहाँ पे राजनीतिक लोगों का एक ऐसा संगठित समूह, इसके कितने लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य से कार्य करता है। देखिए जो आजकल का नेता है वो क्या करता है, लोगों का ऐसा संगठित बनाता है। संगठित मतलब वहाँ अपने एक चेला रखता है जो समूह चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य से कार्य करता है। मतलब जनता का सेवा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन अपना कुर्सी सबको ही देखना चाहता है। ऐसे ही अपना जो यहाँ का जो अभी सब कुछ है, जैसे मंत्री, सब कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे राजनीतिक अपना हासिल करने के लिए उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल का कुछ
नीति एवं सिद्धांत होता है, उसके दल का कुछ नीति एवं बहुत सिद्धांत होते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। देखिए ज्योग्राफी से प्रश्न है। छोटा नागपुर क्षेत्र सभी ने जानते होंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र में अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना, पत्थर, लोह, अयस्क और कोयला एवं खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है। देखिए जहाँ पे जिस क्षेत्र में अधिक देखिए यहाँ पे खनिज ज़्यादा पाया जाता है तो क्या छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खनिज का भंडार। जैसे झारखंड को हम लोग को क्या कहा जाता है, झार झंखार और खनिज संपदा वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ बहुत जंगल है, बहुत खनिज मिलता है, तो क्या इसको झार झंखार और खनिज संपदा वाला क्षेत्र, इसलिए छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, यहाँ भंडार है खनिज का, तो इसीलिए इसे तो सब कोई लूट रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अपना ध्यान देते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है। देखिए प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है, किसी देश का कुल आय उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकली आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखिए एक देश में मान लेते हैं अभी इतना, मतलब मान लेते हैं 100 व्यक्ति है, और यहाँ पे देखिए आय उस देश की आय से, उस देश की आय मतलब इनकम से 10 इनकम मान लेते हैं, तो कितना प्रति व्यक्ति 10, जो निकला ये जो 10 निकला ना गई आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी देश के मतलब कुल जनसंख्या से उसकी आय को भाग देने से जो निकलता है, जो ये आंसर निकलता है, उसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर समझ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन अवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया। सबसे पहले देखिए नेपोलियन जो थे, नेपोलियन कहाँ के शासक थे, नेपोलियन बोनापार्ट असीरिया का शासक था। तो सबसे पहले यहाँ देखिए नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्र को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए थे। उन्होंने किए थे, चलिए देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने सिविल कोड लागू किया, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सिविल कोड होता क्या है, इसे नेपोलियन का, इसके तहत जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधाएं समाप्त की गई। जो बच्चा जन्म लेता है उसके जो बाद सुविधाएं मिलती है वो गरीब सब अमीर सब हटा दिया, वो समाप्त कर दिया। दूसरा उन्होंने किया था, उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया। जो उन्होंने गरीब, राजा, ओबीसी, अभी एसटी ये सब होता है ना हम लोग का बीच में नहीं, उस हटा दिया था। उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया, संपत्ति का आधार बहाल किया। और तीसरा है यातायात और संचार के साधनों को सुधार किए, जिससे यातायात और संचार साधनों का बहुत सुधार किए, जाने आने के लिए कहीं कठिनाई नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे सुविधाएं दी थी। और चौथा है हम लोग का लास्ट, इसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, किसानों ने भूदास्ता और जमींदारी शुल्कों को मुक्ति दिलाई। देखिए अभी टैक्स लगता था ना पहले, तो इन्हें जमींदारी जो शुल्कों से मुक्ति दिलाई। तो यहीं तक था। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइए जो आपको वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।